हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 3 संधि का अध्ययन किया था। आज हम अपने पार्ट 4 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं? ये तो पूरा चैप्टर हमारे शब्दों के विचार पर है, यानी कि शब्द क्या होते हैं, हम उस पर सारा विचार करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह, जिसकी यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। तो अब इसमें आपकी जो नीचे डेफिनेशन दी गई है वो आपने देख रहे होंगे। इसमें वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ऐसे ही इसमें दिया गया है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। आप देखिए नीचे ये वाक्य दिए गए हैं पिक्चर के साथ। सचिन ने 200 रन बनाए, बिल्ली दूध पी रही है, डॉक्टर नेहा रोगी की जांच कर रही है, या कोई अन्य वाक्य भी आप ले सकते हैं जो आप डेली उसमें भाषा यूज़ करते हैं, बोलते हैं। एक वाक्य के साथ आप किसी से बात करते हैं तो क्या हमारा उनका सार्थक अर्थ निकलता है। जो हमारे शब्द वाक्य, छोटे छोटे शब्द मिलकर जो एक पूरा वाक्य बना है, उसका पूरा अर्थ निकलता है, तो वही हमारा वर्णों का एक ऐसा मेल हो जाता है जिसका अर्थ निकलता है। तो उसी को हम शब्द कहते हैं, और शब्द से ही हमारा पूरा वाक्य निकलता है। तो उसके पूरे समूह को जो भी अर्थ के साथ स्पष्ट होता है वही हमारे शब्दों से मिलकर बनता है। अब देखिए आगे, उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। अब इसमें देखिए, पहले ही कोई सा भी और शब्द ले लिए। जैसे इसमें बोल रहा है चलो घूमने चलें, चलो घूमने चलें। अब इसमें क्या, चलें घूमने चलो, इसका अगर हम उल्टा कर दें, ये चले हम पहले ले आए, घूमने चलो या चलो घूमने, कुछ करेंगे तो इनका सही से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। चलो घूमने चले, इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये हमारा जो अर्थ स्पष्ट निश्चित क्रम में चलता रहे तो वही हमारा पूरा वाक्य बन जाता है। अब है, ये शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। शब्द जो भी जितने भी आपने पढ़े, ऊपर पढ़ रहे हैं, सारे वर्णों से ही तो मिलकर बने हैं। फिर शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों का मेल से ही बने शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। दिए गए वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ है, इसलिए ये शब्द हैं। अगर इनके अर्थ ना हो तो ये निरर्थक होंगे, शब्द सार्थक नहीं होंगे, तो इनका कोई अर्थ भी नहीं होगा। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, जैसे एक निश्चित अर्थ का जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, वह हमारा सार्थक समूह ही शब्द भाषा को बनाते हैं। जैसे सार्थक समूह ही शब्द और भाषा को बनाते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कलश, घर, चाय, गुलाब, ये सब हमारे क्या सार्थक अर्थ हैं। अब हम जैसे निरर्थक शब्द ले लीजिए। निरर्थक वर्ण समूह में कैसे, ये वर्ण समूह अर्थहीन होते हैं, किसी सार्थक वर्ण समूह के साथ लगकर ही भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे शलक, वाणी, छक छक, वाय आदि, ये क्या निरर्थक हमारे सारे शब्द आते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए आप, जैसे कै जमा मैं जमा लय कमल, इसका ये शब्द है, ये एक शब्द है, तो इसका अर्थ निकलता है। तो ये हमारा क्या हुआ, सार्थक शब्द हुआ, वर्णों के मेल से बना है, ये हमारा सार्थक अर्थ निकला इसका, यानी कि ये हमारा शब्द बन गया। अब दूसरा दिया गया, देखिए, मैं जमा कै जमा लय मकल, ये तो कोई शब्द बना। आप खुद ही सोचिए, ये कोई शब्द बना, ये कोई शब्द तो बना, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। शब्द तो हम कोई भी वर्ण आपस में मिला दें तो वो बन जाएगा, लेकिन जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, वही हमारा शब्द कहलाता है। अब आगे देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण में देखिए, रचना या बनावट के आधार पर वर्गीकरण होता है उसका, फिर अर्थ के आधार पर वर्गीकरण होता है, विकार के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, हर कई प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। फिर अब हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, किसी भाषा, हिंदी भाषा का शब्द बहुत विशाल है, हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इनमें कुछ शब्द
संस्कृत के आए तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या हिंदी की बोलियों से आए हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 4 भेद होते हैं। अब देखिए, अगर हम उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे तो क्या हमारे 4 प्रकार से इनके भेद बन जाएंगे, 4 प्रकार के भेद हो जाएंगे। जैसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। 4 प्रकार से हो गए। तो पहला हम देखते हैं तत्सम। देखते हैं। तो तत्सम शब्दों में जो वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के तो लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन से अपनी मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे हम पूरी डेफिनेशन का पूरे सही से देखते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। जैसे तत् जमा सम, तो तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, उसके समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ हुआ है उसके समान। अब प्रश्न उठता है किसके समान? जैसे मैंने आपको अभी पहले क्या बताया, वे संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यों लिए गए और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसमें भी दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है किसके समान, तो उसका सीधा साधा सा उत्तर है संस्कृत के समान। यानी कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों लिए गए हैं वह हमारे संस्कृत के शब्द प्रयोग किए गए हैं, वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं जिनका प्रयोग उसी रूप में हिंदी में भी किया जाता है। जैसे ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अब इसमें उदाहरण दिए गए हैं कूप, दुग्ध, ग्रह आदि। और भी उदाहरण है, जैसे कहेंगे सत्य, दीपक, सूर्य, चंद्रमा, ग्राम, पल्लव, लता, गुरु, कवि। ये सारे इसके उदाहरण हैं। फिर आगे हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। अब हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है। क्या है? जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है। हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है, वे हमारे सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, पहाड़, बंदर, मुंह, मोर, दूध, घी, सूरज, गांव, हस्त, जिव्या, ये सब हमारे क्या है? परिवर्तित हुए शब्द हैं, तो वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव तत्सम के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तद्भव और तत्सम के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ये आप देखिए। जैसे एक साइड में लिखा हुआ है तत्सम, दूसरे साइड में लिखा हुआ है तद्भव। तो पहला क्या है? कूप। कूप का क्या हो गया? कुआं। फिर शत का क्या हुआ? 100। भक्त का क्या हुआ? भगत। रात्रि का रात। जिव्या का जीभ। दुग्ध का दूध। ग्रह का घर। इसी प्रकार से ये आगे क्या तत्सम शब्द दिए गए हैं। तत्सम इन्हीं से उत्पन्न हुए दूसरे शब्द यानी कि तद्भव शब्द दिए गए हैं। इनका आप अच्छे से अध्ययन करिए। फिर है देशज शब्द। जो शब्द संस्कृत या विदेशी भाषाओं से ना आकर भारत की क्षेत्रीय या अन्य बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। या हम कहेंगे जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, जुग्गी, मटका, तोंद, पेट, जूता, लोटा, गाड़ी, छोरा, कौड़ी, भैंस, ठेला, रोटी, पगड़ी आदि, ये सारे शब्द हमारे क्या देशज शब्द कहलाते हैं। फिर है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी यानी कि हम कहेंगे हिंदी में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, जिनका विदेशी तो है लेकिन हम क्या हिंदी में प्रयोग करते हैं, वे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की आदि भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में हैं, लेकिन क्या वो विदेशी शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, स्कूल, कमीज, कैंची, आवाज़, टेलीविज़न आदि,
ये शब्द हमारे क्या, कबूतर, बेगम, बाल्टी, मुहावरा, पेंसिल आदि हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर अन्य भाषाओं के शब्द, हिंदी में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के शब्द। ये अरबी के शब्द दिए गए हैं, फारसी के शब्द दिए गए हैं, अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं। ऐसे ही आपको इनका अध्ययन करना है पढ़ पढ़ के। फिर है आगे हमारे क्या, तुर्की के शब्द, रूसी के शब्द, फारसी फ्रांसीसी के शब्द, जापानी शब्द, चीनी के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, ये सारे शब्द हमारे दिए गए हैं। फिर है पाठ्यक्रम में प्रयुक्त विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द, पाठ्यक्रम में प्रयुक्त, पाठ्यक्रम के प्रयुक्त। फिर इसमें देखिए आगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग किए गए, उनमें से कुछ हिंदी भाषा में नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे विदेशी शब्द क्या है, जिंदगी, फिर हिंदी इसका पर्याय क्या है, जीवन, हैसियत, औकात, नाज, गर्व, अंदाज, अनुमान, हसरत, कामना, दीदार, दर्शन, मुनासिब, उचित, लम्हा, पल, मौत, मौत, मृत्यु, डिग्री, उपाधि, फतवा, धार्मिक। अब क्या है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला क्या है हमारा, इसके 3 भेद हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द, पहला रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द में देखिए, भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनके शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, और उनका कोई आगे देखते हैं, शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, ये प्रायः लोक प्रसिद्ध अर्थ देते हैं। जैसे हाथी, चित्र, आदमी, पुस्तक, और भी एग्जाम्पल जैसे मेढक, कलम, और कई सारे एग्जाम्पल हैं इनके। ये सारे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर दूसरा है यौगिक शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों का या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। या हम इसको दूसरी भाषा में बोले तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांश मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तब यह नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। ऐसे शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। अब जैसे इन दोनों को हम अलग अलग करें, पूरे एक वाक्य को अलग अलग खंड में करें हम, तो इनका दोनों खंडों का अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय को अगर हम अलग अलग करेंगे तो पुस्तक जमा आलय, तो पुस्तक का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है, तो पुस्तकालय। ऐसे ही विद्यालय को हम अलग अलग करेंगे तो विद्या जमा आलय, और पाठशाला पाठ जमा शाला, उपकार का उप जमा कार। इन सारे शब्दों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, तो ये हमारे क्या यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द हम देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का या शब्दांशों से मिलकर बने हो, किंतु उनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो वे शब्द यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब पंकज, सबसे पहले पंकज का उदाहरण हम देखते हैं। पंक जमा जय, पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़, और जय का यानी कि जन्म लेने वाला कमल, यानी कि जय का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला है। यानी कि कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, कमल। कीचड़ में तो देखो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन उसमें क्या मेन कीचड़ में क्या एक सुंदर वस्तु क्या उत्पन्न होती है, कमल। यानी कि एक सुंदर चीज से रिलेटेड ये शब्द यहाँ पे आया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम पंक का अर्थ कीचड़ और जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला पंकज, यानी कि वो शब्द सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यानी कि कमल क्या है, विशेष है, सामान्य नहीं है। सब कमल एक पूजा में चढ़ाने वाली या फिर प्रयोग होने वाली एक विशेष चीज़ है,
तो क्या हमारा यहाँ पे विशेष अर्थ देती है, तो इसलिए पंकज का उदाहरण। फिर है दशानन, विषधर, पीताम्बर, मुरलीधर, चक्रधर, चारपाई, नीलकंठ, ये बहुत सारे हमारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द हैं जो कि यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ है तो है इनका, लेकिन विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए हमारे ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब क्या है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जैसे हमने पहला हमारा क्या दिया गया है, विकारी शब्द। पहला हमारा क्या दिया गया है, विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। फिर है, अब हम इसके देखेंगे व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, व्याकारी और अविकारी। पहला विकारी, वाक्य प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें व्याकरण नियमों के ढलने पर परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब विकारी शब्दों को क्या हमने चार भागों में बांटा है, विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार शब्द विकारी माने जाते हैं। इनके विकार को समझने हेतु कुछ उदाहरण हैं। अब किसी बुक में डिटेल में नहीं दिया जाता है, आपकी बुक में डिटेल में दिया जा रहा है इस बुक में, तो इनके विकार समझने हेतु कुछ उदाहरण हैं। जैसे संज्ञा घोड़ा, घोड़े, घोड़ी, अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है ना। फिर है सर्वनाम, मैं, मेरा, हम। फिर है विशेषण, छोटा, छोटे, छोटी। क्रिया क्या है, गया, गई, गए। यहाँ हम संज्ञा में ही देखेंगे पहाड़ का पहाड़ी, पहाड़ियाँ। सर्वनाम में देखेंगे जिसने, जिन्होंने। विशेषण में हरा, हरी, हरे। क्रिया में नहाता, नहाती, नहाते। इन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वाक्य के प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन होता है तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्द जिनमें व्याकरणिक नियमों के ढलने पर परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, कारक, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप ऊपर पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब काल, वचन, कारक, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। फिर अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, भीतर। क्रिया, विशेषण, संबोधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक आदि ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता है। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो वर्गों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले चैप्टर शुरू जब हुआ था तब बताया था सार्थक और निरर्थक। तो हम इसमें देखते हैं, पहला देखते हैं सार्थक अर्थ। सार्थक जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक कहते हैं। जैसे घर, पानी और रात आदि। घर, पानी, रात आदि। अब और भी शब्द हैं, जैसे शुरू में बताए थे घर, चाय, गुलाब, कलश आदि। इन शब्दों क्या अर्थ निकलते हैं वो हमारे सारे सार्थक अर्थ कहलाते हैं। निरर्थक भी बताए थे आपको मैंने शुरू में, आप सुन सकते हैं पहले। फिर है सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद में देखिए पहले क्या है, एकार्थी शब्द। एकार्थी, फिर है अनेकार्थी, फिर है पर्यायवाची, फिर है विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, फिर है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। ठीक है। अब फिर इनके जो ये हमारे दिए गए हैं वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। फिर है श्रुति सम भिन्नार्थक को भी हम कहते हैं समानाभासी शब्द युग्म। फिर पहला है हमारा, देखो इनको डिटेल में दिया गया है, तो पहला है हमारा एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं इसी वर्ग में आती हैं। जिनका शब्दों का अर्थ केवल एक ही अर्थ होता है वे हमारी
एकार्थी शब्द कहलाते हैं और ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाएं इसी वर्ग में आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं घर, घर, विद्या, सूर्य, रात आदि। आयुष, पुस्तक, बालक, रमेश आदि। फिर है अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप एकार्थी, अनेकार्थी ये शब्द याद करते हैं, आपके शब्द भंडार में ये सब कुछ आते हैं। वही उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से इतना खास पढ़ने की समझने की जरूरत, क्योंकि ये तो इसकी प्रैक्टिस तो आपकी बहुत पहले से हो चुकी है, अच्छे से समझ में आना चाहिए अब तो आपको। तो अनेकार्थी किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे लाल का अर्थ क्या निकलता है? लाल रंग होता है। फिर क्या, लाल को हम पुत्र को भी लाल कहते हैं और एक रंग को भी हम लाल कहते हैं। अंबर को हम जैसे क्या कहते हैं? अंबर। अंबर का दूसरा अर्थ क्या निकलता है? आकाश। आकाश निकलता है ना। फिर है सोना। फिर सोना का सो जाना भी होता है और स्वर्ण भी होता है। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अनेक निकलते हैं, तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, वायु, समीर, पवन, फिर रात्रि, निशा, रात, रजनी। ये क्या है हमारे? जैसे हवा का पर्यायवाची क्या हुआ? वायु, समीर, पवन। रात्रि का क्या हुआ? निशा, रात, रजनी। ऐसे ही गणेश का क्या हुआ? गजानन, लंबोदर, गणपति, विनायक। दिन का क्या हुआ? दिवस, वार, वासर, दिवा। ये सारे हमारे क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब है आगे हमारा पर्यायवाची के बाद क्या हुआ? हमारा विलोम शब्द। पर्यायवाची के बाद क्या हुआ? हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द में देखिए, वो शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीतार्थक अर्थ जो देते हैं एक दूसरे का, उसे हम क्या? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप इसमें विलोम शब्द देख सकते हैं, आयात का निर्यात, कटु का मधुर, निंदा का प्रशंसा, हर्ष का विवाद, सुलभ का दुर्लभ, उन्नति का अवनति या उपकार का अपकार, आय का व्यय। ये सारे हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो ये जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं इसको हम दूसरे भाषा में, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक को बताया था हमने, समानाभासी शब्द युग कहते हैं। यानी कि समान आभास होने पर जो हमें शब्द प्रतीत हो वो हमारे समानाभासी शब्द युग्म कहलाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं या ऐसे शब्द जो देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी या उनके अर्थ में काफ़ी भिन्नता होती है, तो उन्हें हम समानाभासी शब्द युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा, जरा का बुढ़ापा, जरा का थोड़ा। अब देखिए, अन्न और अन्य हम अगर दोनों को बोलेंगे तो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक अन्न का अर्थ है अनाज, एक अन्य का अर्थ है दूसरा। ऐसे ही फिर है जरा और जरा। जरा और जरा, केवल जय बोलने में ही थोड़ा सा अंतर है। तो एक जरा का अर्थ हुआ बुढ़ापा, दूसरे जरा का अर्थ हुआ थोड़ा। फिर है नीर और नीड़। फिर एक नीर का मतलब है जल, दूसरे नीर का मतलब है घोंसला। ऐसे ही परिणाम और परिमाण। क्या है? परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ऐसे ही है फिर अनल और अनिल। अनल में क्या है? ई की मात्रा नहीं है, और दूसरे अनिल जो बोला उसमें ई की मात्रा है, तो सुनने में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। फिर है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द यानी कि वाक्यांश बोधक शब्द। क्या है? वाक्यांश बोधक शब्द। ये शब्द जो हमारे एक पूरे वाक्य का जो एक शब्द निकलता है, एक शब्द से अर्थ निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश बोधक शब्द या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द। जैसे अनेक शब्द, आप अनेक शब्द पढ़ते हैं ना,
तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही कहलाया जाता है। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जो प्रतिदिन होता है उसको दैनिक, जो वर्ष में एक बार होता है उसको वार्षिक, जो आज्ञा का पालन करता है आज्ञाकारी, जो सरलता से प्राप्त होता है उसको सुलभ। ये हमारे क्या अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द जो हम पढ़ते हैं वही हमारे क्या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए, आपका ये शब्द विचार का चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।